गणित जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, उसको छोड़कर एलएसडब्ल्यू क्यों लिया? हाँ हाँ। हम्म 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 बहुत बढ़िया। अच्छा, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन अधिक है प्रशासन में या एलएसडब्ल्यू का ज़्यादा है? प्रशासन में किसका एप्लीकेशन ज़्यादा है? हम्म हम्म अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपके दृष्टि से, अच्छा आपके दृष्टि से भारतीयों का मैथमेटिक्स में कोई योगदान है? हाँ, क्या योगदान है भारतीयों का? हम्म 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 अच्छा अच्छा, आपकी दृष्टि से भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियन कौन थे? नहीं, फिर भी एक होता है ना कि सबसे बड़े, मैं मुझसे यदि कोई पूछेगा कि फिजिक्स में कौन सबसे बड़े वर्ल्ड लेवल पे, तो कहेंगे आर्किमिडीज, आइंस्टीन, न्यूटन, किसी एक का हम नाम कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया, तो उसी तरह से कोई भारतीय तो होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया हो, जो गणित की, जो मैथमेटिक्स की जो विधा है उसके डेवलपमेंट में कोई तो ऐसे होंगे जिनका योगदान सर्वाधिक होगा। रामानुजम, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 2 वर्ष पहले उनका वो भी हुआ था, 100वीं वर्षगांठ भी हुई थी और एक फिल्म भी बनी है उन पर, तो ध्यान में रखिएगा। खैर चलिए, अब हम लोग अपने मूल में आ जाए। एलएसडब्ल्यू आपने लिया, बिहार की 3 बड़ी श्रमिक समस्या कौन सी है? 3 लेबर प्रॉब्लम बताइए। हम्म 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 भाई साहब, पीछे खींच दीजिए, पीछे खींच दीजिए। अपने लेवल पे सर हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सिविल सेवक क्यों बनना चाहती हैं? सर इसके लिए सर मैं 3 बातों को कहना चाहूंगी। हम्म सर, सिविल सेवा क्षेत्र में सर मुझे सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा, हम्म जो सर मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से संतुष्टि प्रदान करेगी सर। सर अच्छा। दूसरा, यह क्षेत्र समाज में प्रतिष्ठित भी करेगा मुझे, क्योंकि इस पद की काफी गरिमा है। हम्म सर तृतीय सर, यह मेरी आर्थिक मजबूती सर यह मुझे प्रदान करेगी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई वजह? सर इसके कार्य क्षेत्र सर, इसके आयाम अधिक है, विविध आयाम है, जिसमें सर मुझे कई लेवल पे सर कार्य करने का सर मुझे मौका मिलेगा सर। आप में ऐसे क्या गुण हैं जो एक प्रशासक में गुण होने चाहिए? सर मैं अपने सर, मुझ में सर सहानुभूति है सर, जो कि मैं अपने क्षेत्र में सर उसका प्रयोग समाज कल्याण कार्यों में कर पाऊंगी सर आसानी से। हम्म सर द्वितीय सर, मुझ में सर ईमानदारी है। हम्म सर तृतीय सर, मैं मुझ में सर मैथमेटिक्स एबिलिटी होने के कारण सर मुझे क्विक डिसीजन और निर्णय क्षमता का सर विकास है, जिसका नेतृत्व मैं निर्णय क्षमता सर प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग में सर कर सकती हूँ। हम्म
और सर मैंने इस क्षेत्र में सर काफी मेहनत की है, तो मैं चाहूंगी कि सर मुझे एसडीएम का पद भी सर प्राप्त हो। अच्छा, आपने जो वरीयता दी है, पद की जो वरीयता दी है, उसका क्या तार्किक आधार है? लॉजिकल बेस क्या है आपका? आपकी सर पहली मैंने वरीयता क्या है? सर आपकी आवाज आपकी पहली वरीयता क्या है? आपने जो सर, आपने अच्छा, एक मिनट। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आपने जो वरीयता दी है, पद की वरीयता दी है, वो पद की वरीयता का तार्किक आधार क्या है? पद की वरीयता का तार्किक आधार। सॉरी सर, इसकी जानकारी से ज्यादा नहीं है सर मुझे। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं है। क्या आप बताना चाहेंगे? आवाज आ रही है ना? जी सर बिल्कुल। हाँ, क्या आप बताना चाहेंगे कि एज एसडीएम आपकी 3 प्राथमिकता के बिंदु क्या होंगे? सर नहीं आ रही है सर आवाज। एज एसडीएम जी सर। आपके प्राथमिकता के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे? सर पुनः एक बार और। एज एसडीएम आपके प्राथमिकता के 3 बिंदु क्या होंगे? सॉरी सर आवाज सर डिस्कनेक्ट बीच बीच में हो जा रही है। अभी तो ठीक है ना? नहीं सर, कम आ रही है अभी। अभी कम आ रही है? अब ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, अब बोलिए। आपके एज एसडीएम बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैं अपना योगदान देना चाहूंगी। तो दूसरा पहला सर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण। पहला शिक्षा के क्षेत्र में आप योगदान देंगे। दूसरा सर महिला सशक्तिकरण पे मैं जोर देना चाहूंगी। अपने कार्य क्षेत्र में उनको तकनीकी प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों में सर उनको सशक्त करना चाहूंगी। तृतीय सर स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं अपना योगदान देना चाहूंगी सर। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब मैं आपसे एलएसडब्ल्यू के ऊपर कुछ आपकी कितनी जानकारी है वो मैं जानना चाहूँगा। एग्रीमेंट और सेटलमेंट में क्या अंतर होता है? सर सेटलमेंट दो समूहों के बीच में जब विवाद हो जाते हैं तो यह एक मौखिक रूप से यह सुलह करवाने की एक व्यवस्था है, जो जिसमें सर लिखित प्रावधान नहीं है और यह बाध्यकारी भी नहीं होता है एक दूसरे पर। और दूसरा सर एग्रीमेंट, यह एक इसमें तीसरे पक्ष होते हैं या फिर यह बायलेटरल भी होता है, लेकिन इसके सर लिखित प्रावधान भी होते हैं और कुछ समय भी दिए जाते हैं, ताकि इनके कुछ एग्रीमेंट के कुछ समय निर्धारित होते हैं, ताकि उसमें काम करना उन लोगों को अनिवार्य होता है एग्रीमेंट के तहत। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बता सकते हैं भारतीय संविधान में श्रमिक संबंधी कौन कौन से प्रावधान है? भारतीय संविधान में लेबर से संबंधित कोई प्रोविजंस हैं? जी सर, आर्टिकल 43A है, जिसमें श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी का अवसर प्रदान होता है। सर उसके अलावा आर्टिकल 39 है, समान काम के लिए समान वेतन है सर। सर 42 है सर, उसमें सर उनके कार्य के जीवन निर्वाह मजदूरी प्रदान करने के लिए और कार्य की दशा विनियमित करने का सर प्रावधान दिया गया है सर। अच्छा। आपसे मैं एक सोशल इश्यूज पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याएं एक है कि अलग अलग है? पहले तो आप ये बताइए। सर अनुसूचित जाति की समस्या का बात करें सर, स्थानीय लेवल पे उन्हें सर गरीबी के कारण उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी होती हैं या फिर कुछ समाज की सर जो योजनाएं हैं उनके लिए सर उनको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उनकी समस्या सर अलग है। अच्छा। और दूसरा अनुसूचित जनजाति, जो कि वो लोकल एरिया में नहीं रहते, वो पहाड़ी क्षेत्र या फिर कोई दूसरे इलाके में रहते हैं, जिनके कारण सर उनमें उनकी समस्या सर सांस्कृतिक रूप से सर ज्यादा विद्यमान दिखती है। संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जनजाति की क्या परिभाषा है? सर संवैधानिक दृष्टि से सर अनुसूचित जाति की सर परिभाषा सर, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा मैं पूछ रहा हूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब की परिभाषा मैं पूछ रहा हूँ। सर उनकी परिभाषा को सर परिभाषित नहीं किया गया है अगर कहा जाए तो, क्योंकि सर उनको एक अनुसूचित दी गई है कि उसमें उन लोगों को रखा जाए, और वर्तमान में सर उनकी परिभाषा के लिए सर मांग की जा रही है कि कोर्ट उनको न्यायालय
यह आश्वासन न्यायालय को एक मांग की गई है कि इसकी एक परिभाषा को जारी किया जाए सर। अच्छा, मैं अब यह जानना चाह रहा हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक बेहतर जीवन जिए, इसके लिए न्यूनतम मानक सरकार के द्वारा क्या होना चाहिए? किस स्तर पर उन्हें न्यूनतम मानक जो व्यवस्था है उसका निर्माण हो? सर सबसे पहले सर उनकी गरीबी के लिए सर दूर करनी चाहिए सर। सबसे पहला गरीबी है, जिसके कारण सर वो अन्य क्षेत्रों का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। और जब वो गरीबी से थोड़े ऊपर आएंगे तो दूसरा सर उनकी शिक्षा है सर, कि जो बच्चे हैं वो किसी कार्य में संलग्न हो जाते हैं और शिक्षा का अवसर उनको कम मिल पाता है। सर तीसरा हम उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे सर, कि उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको हॉस्पिटल्स हो या फिर अन्य क्षेत्रों में सर उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। और सर इस क्षेत्र में अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतने सारे कानून हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, प्लानिंग है अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के लिए, फिर भी सर आवाज, हाँ एक मिनट। हाँ, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि इतने सारे कानून हैं, आवाज आ रही है? हाँ, इतने सारे कानून हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे प्लानिंग हैं, फिर भी अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति में बहुत बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों रूपों में मैं कह सकता हूँ। आपका क्या विचार है? गुणात्मक और मात्रात्मक ये जो अंतर है, ये जो सुधार है, ये कैसे संभव है सर? इसमें सुधार के लिए सर उन्हें सर डीबीटी के माध्यम से सो अभी व्यवस्था मिल रही है, और जनधन अकाउंट है सर उनका सर ओपन नहीं हुआ है सर, ज्यादा वो लोग भागीदारी नहीं निभाए हैं इसमें। तो सबसे पहला है सर कि उन्हें आर्थिक लाभ जो सरकार के द्वारा मिल पाती है योजनाएं के तहत सर वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अवेयर नहीं होने के कारण। सर दूसरा सर प्रशासनिक के कुछ क्षेत्रों में सर स्थानीय लेवल पर भ्रष्टाचार है, जो कि उन गरीब तबकों को सर आवाज नहीं उठा पाने के कारण वो लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण गुणात्मक और मात्रात्मक हर क्षेत्र में वो लोग पिछड़ जाते हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छा। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, हाल में सरकार ने यह फैसला किया है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लाने का, आपका क्या विचार है? सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाए, इससे क्या लाभ होगा? जी सर बिल्कुल, सरकार की ये कदम सराहनीय है सर, और लानी भी चाहिए, क्योंकि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सिर्फ कुछ जो अधिसूचित होंगे उन्हीं के लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए, जो कि सामाजिक सुरक्षा जो अधिनियम है उसमें सिर्फ 6 क्षेत्र में ही प्रदान की जाती है। तो सरकार द्वारा ये कदम सर उठाए जाने चाहिए, और मैं भी चाहती हूँ कि ये सर जरूरी है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब केन झा सर आ रहे हैं और आपसे इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज पे क्वेश्चन पूछेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आवाज़ आ रही है? प्रणाम। ये भारत और चीन का जो डिस्प्यूट है, विवाद चल रहा है, लेकिन सबसे इसमें खास बात यह है कि चीन का सीमा विवाद जो है सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है, चीन के भारत के अलावा भी 15 उसके पड़ोसी देश हैं, उन सब के साथ उसके सीमा विवाद है। इसका क्या कारण है? क्यों सबके साथ वो सीमा विवाद ही रखे हुए हैं? कहता है कि वो मेरा क्षेत्र है। तो धीरे धीरे सर यह नीति अन्य 15 देश जो उनके पड़ोसी हैं सर, अन्य क्षेत्रों में भी वो ये करता है, ताकि वो अपना प्रभुत्व हर क्षेत्रों में स्थापित कर सके। ठीक। अच्छा, ये सीमा का विवाद तो चल ही रहा है। भारत ने भी 35-40 हज़ार अपनी फौजें डिप्लॉय कर दी है। यहाँ पे आके बोलिए। भारत भी अपनी काफ़ी फ़ौज वहाँ LAC पे कर दिया डिप्लॉय, वो भी अपना किए हुए कर रहा है।
लेकिन अभी भारत ने क्या किया कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन भारत ने, अब आ रही है आवाज़? हाँ, अच्छा, और थोड़ा सा है नेटवर्क में प्रॉब्लम। तो भारत ने क्या किया कि अपनी जो नेवल वारशिप है वो साउथ चाइना सी में भेज रखी है। अमेरिका के भी तीन के करीब उसके भी वहाँ नेवल वारशिप हैं। फ्रंट लाइन जो है साउथ चाइना वहाँ है। और भारत जिबूती अफ्रीका वन वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो रीजन है, वहाँ भारत का इंडियन एयरफोर्स जो है वहाँ उसको एक एयर स्ट्रिप लीज पे मिला हुआ जिबूती सरकार ने दे रखा है। तो वहाँ वो एक्सरसाइज कर रही है। जिबूती में चाइना ने भी नेवल बेस एक पट्टे पे लीज पे ले रखा है। तो ये सब इसका क्या मतलब? अचानक ये तो मान लिया लैंड पे था डिस्प्यूट, वहाँ जो एक्टिविटी हो रही थी, अचानक से हिंद महासागर में ऐसा और साउथ चाइना में सब क्यों स्टार्ट हो गया? सर इसका सर प्रथम कारण है सर कि साउथ चाइना सी में जो चाइना के द्वारा सर अपना प्रभुत्व बताना, जिसपे एशियान के जो कंट्री है उसको सर अपने में उसके आइलैंड को सर अपना बताना और धीरे धीरे सर उस पे अपना कृत्रिम आइलैंड बना करके उस पे अधिकार जताने का है सर। इस अधिकारवादी नीति के कारण सर संपूर्ण विश्व में जो कि इंडो पैसिफिक रीजन को सर संपूर्ण विश्व सामरिक दृष्टि से सर सबके लिए महत्व है। तो इस पे चाइना का कब्जा ना हो जाए समुद्री लेवल पे, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए अन्य देश द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी कुछ समय पहले जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो डिस्प्यूट है उस पर लेके इजराइल का चार बार वो लड़ाई लड़ चुका है अरब कंट्री के साथ। सर आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, एक सेकेंड। तो चार बार उसकी लड़ाई 4 टाइम्स वो अपना सबसे भिड़ चुका अकेला है। तो छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन वो बहुत ताकतवर हो गया और सारे अरब देशों को अकेले देख लेता। तो बहुत बड़ी बात है ना, एक छोटा सा देश है और कई सारे अरब कंट्री हैं, लेकिन लड़ने वाले उसमें 3-4 ही कंट्री हैं जो उससे लड़ने चाहते हैं। बाकी लोग अपना दूसरे ढंग से सपोर्ट करते हैं। तो उसमें गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट्स अभी चर्चा में था। तो गोलन हाइट्स क्या है? गोलन हाइट्स की क्यों चर्चा हमेशा होती रहती है? बोलो सर। गोलन हाइट्स सर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में सर सॉरी सर इसमें सर और फिलिस्तीन इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में उसका भी हिस्सा है। वो सीरिया के साउथ वेस्ट में जो इजराइल के कब्जे में है, और इजराइल ने वहाँ पर यहूदी सेटलमेंट भी बना रखा है जो वो खाली करने या उसको वापस करने के मूड में नहीं है। अच्छा, जेरूसलम की बहुत इम्पोर्टेंस है इजराइलियों के लिए। ज्यूज़ का भी वो बर्थ प्लेस है, मुस्लिम का भी है। क्रिश्चियनिटी बेथलेहम भी वहाँ से थोड़ी ही दूर है जहाँ ईसा मसीह का वो बर्थ प्लेस है। तो जेरूसलम बराबर चर्चा में रहता है, और जेरूसलम बराबर चर्चा में रहने के साथ उस पर इजराइल हालांकि पूरी तरह दावा तो नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम 3/4 करीब उसके कब्जे में है। वह 1/4 फ़िलिस्तीन को देने के लिए तैयार है। तो ऐसा क्यों? क्या कारण है? सर जहाँ तक बात है जेरूसलम की सर, दोनों इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए सर वो एक धार्मिक रूप से काफी महत्व रखता है सर, क्योंकि दोनों के लिए सर वो पूजनीय स्थल है और इसकी मान्यता है। तो इस पे विवाद उन लोगों का चल रहा है कि 1/3 ये रखे और 3/4 1/3 2/3 सर दूसरी कंट्री रखे सर। तो इस पे विवाद चल रहा है। तो दोनों का सर धार्मिक मान्यता के होने के कारण सर इस पे काफी विवाद चलते रहते हैं हमेशा। बहुत अच्छा। अच्छा, इंडिया में आतंकवादी घटनाएं भी काफ़ी समय से हो रही हैं। यहाँ सिख आतंकवाद भी एक दौर में रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या होने के पीछे भी वही सिख आतंकवाद था। फिर बाद में भारत का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट सब बहुत सारे हैं, वो लोग अपना 26/11 भारत में करवाएं। उड़ी अटैक हुआ। पीएम मोदी के बनने के बाद भी फर्स्ट टेन्योर जो इनका था कार्यकाल, उसमें बहुत सारा कुछ हुआ। पुलवामा अटैक हुआ, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ। तो भारत को पहले कहा गया कि बड़ा सॉफ्ट स्टेट है, ये सिर्फ कुछ रोकथाम करता है, इनकाउंटर करता है,
टेररिस्ट लोग को मारता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। लेकिन फिर भारत ने क्या किया कि लैंड के थ्रू पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया 2016 में, फिर उसने क्या किया पिछले साल एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में। तो आपको लगता है कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक करने से भारत अब हार्ड पावर, सॉफ्ट स्टेट न रह के हार्ड स्टेट बन गया है? पहले तो ये बताइए, क्या भारत ऐसा कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है? मतलब ऐसा लगता है कि एक तो पाकिस्तान अब एक तो करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जब भी करेगा तो इंडिया एयर स्ट्राइक करेगा, कुछ भी लैंड स्ट्राइक भी कर सकता है, हो सकता है नेवल के रास्ते उससे भी स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि अब तो इंडिया को आदत पड़ गई ना, हैबिचुअल हो गया स्ट्राइक करने का। तो क्या इंडिया अब सॉफ्ट की जगह हार्ड पावर बन गया, हार्ड स्टेट बन गया? एक नीति बदलते परिदृश्य के अनुसार बदलती है। हम्म जहाँ जरूरत हो सॉफ्ट पावर की, हम्म अर्थात हमें सांस्कृतिक पीपल टू पीपल कनेक्ट करना और आर्थिक व्यापार इत्यादि को प्रयोग करने के लिए सर हम सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं। और जहाँ तक हार्ड पावर की बात है सर, हम अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं सर। हमारी सर हार्ड पावर नीति डिफेंस लेवल की है सर। हम पहले आक्रमण नहीं करते हैं किसी पे, और हम अपने रक्षा को ज्यादा मजबूत रखने के लिए सर हार्ड पावर को हम अपने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सर इसका प्रयोग हम लोग समय के अनुसार सर बदलते विदेश नीति के तहत हम लोग हमेशा करते हैं सर। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3 बार फुल फ्लेज्ड वार लड़ चुका। एक तो देश जैसे ही आज़ाद हुआ, पाकिस्तान जैसे ही बना, पहला तो तुरंत हो गया, 47 में ही हो गया अक्टूबर में। फिर उसके बाद 65 में भी इंडिया से लड़ गया, फिर 71 में भी लड़ गया। 99 कारगिल में वो पर्दे के पीछे था, मतलब टेररिस्ट वगैरह को कब्जा करवाया कारगिल में, लेकिन उसकी आर्मी थी, वो भी क्या कहें मास्क के रूप में थी, अपने आप को कैमोफ्लेज की हुई थी, जिसका टर्म मिलिट्री टर्म होता है। तो वो थी, मतलब आर्मी थी उसकी, नॉर्दर्न कमांडर जो कहते हैं आर्मी नॉर्दर्न बॉर्डर, वो वहाँ था उसके उन लोग के साथ। लेकिन वो कश्मीर में जो आतंक टेररिज्म है वो 30 साल हो गया, अब 30 साल से उसकी आतंकवादी घटनाएं चल रही है। ठीक है, स्टेट का डिवीज़न हो गया तो थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। तो पाकिस्तान ने जो ये प्रॉक्सी वार जो आतंकवाद के रास्ते या उसके थ्रू या उसके माध्यम से उसको आगे करके जो लड़ रहा है, जिसको लो इंटेंसिटी वार भी कहते हैं, तो ऐसा क्या क्या करता है, उसको क्या फ़ायदा? वो एक बार फिर फुल फ्लेज वार क्यों नहीं लड़ लेता इंडिया से? और चूंकि सर चाइना का पावर उस पर ज्यादा है और उसकी सर चाइना के साथ दोस्ती है, तो इसलिए सर वो ज्यादा इस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करता है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आ जाए। और सर पाकिस्तान के लिए सर वो क्षेत्र सर भूमि के दृष्टि से और वहाँ के सर जो कम्युनिटी है उस पे भी अपना अधिकार, उस पे अपने रिलेशन को स्थापित करने के लिए सर वो इम्पोर्टेंस है उनके लिए। वहाँ पे जो नदी है उसका भी इम्पोर्टेंस है उसका सर, इसलिए सर वो इस पे ज्यादा अधिकार दिखाना चाहता है। और दूसरा सर हमेशा सर पाकिस्तान की यह नीति बन चुकी है कि वह अपने राजनीति और आर्थिक व्यवस्था पे कम ध्यान देता है, और इंडिया की जो भी नीति होती है उस पे हमेशा वो 370 का जो आर्टिकल अभी हटाए गए हैं सर, उसका विरोध सर हमेशा वो करते रहता है सर। ठीक। अच्छा, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे मणिपुर है, आपको नागालैंड है, त्रिपुरा वगैरह, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वहाँ एक स्पेशल एक्ट लगा हुआ है। आपको पता है कौन सा एक्ट आर्मी यूज करती है? सर आसफा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अच्छा, इस एक्ट में ऐसी क्या बात है? क्यों? एक तो ठीक है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह है तो वहाँ लगाया गया, तो लेकिन इस एक्ट में क्या खास प्रोविज़न है? आर्मी जो ऑपरेशन में शामिल है, जो टेररिस्ट एक्ट्स के खिलाफ जो एक्शन लेते हैं, तो आखिर क्या उनको पावर, स्पेशल पावर, किस तरह के स्पेशल पावर, विशेष पावर मिले हुए हैं?
सर इसके अंतर्गत सर वहाँ के सर स्थानीय लेवल की सर सुरक्षा के लिए सर ये लगाए गए हैं, क्योंकि सर टेररिस्ट के कारण सर वहाँ पे जो वहाँ के सर दंगाई है या फिर दंगा या फिर किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा काम ना होना जिससे वहाँ के नागरिकों के सर सुरक्षा की दृष्टि से सर हानिकारक हो। इसके लिए सर उसको लगाए गए हैं, जिसमें सर सुबह में एक टाइम बना दिए गए हैं कि इस टाइम में वो अपना निकलेंगे। और सर ये वर्तमान में सर इसको 6 महीना के लिए सर आगे बढ़ाया गया है फिर से, क्योंकि सर एक्टिविटी वहाँ पे सर टेररिस्ट एक्टिविटी कम नहीं हुई है। इसको देखते हुए सरकार द्वारा सर अभी वर्तमान में फिर से इसकी समय सीमा सर बढ़ाई गई है। ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, जो उत्तर पूर्वी राज्य में जो भारत के जो मैंने बताया स्टेट सब, वहाँ पर क्या है कि जो उग्रवादी गतिविधियाँ हैं वहाँ बहुत सारे 25, 26, 30 के करीब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं। तो वो लोग को म्यांमार जो कंट्री है तो वो पहले फौजी शासन, वहाँ तो कभी लोकतंत्र नहीं रहा है। शुरू जब स्टार्ट हुआ तो रहा जब ब्रिटिश उन लोग को आज़ाद की थी, उन लोग को आज़ादी मिली, लेकिन तब से फौजी शासन ही रहा। तो कहीं ना कहीं उस समय म्यांमार में उन लोग को मिलती थी सेंचुरी जिसको बोलते हैं, शरणगाह, आराम से रह सके, अपना गतिविधि ट्रेनिंग वगैरह चला सके। लेकिन बाद में फिर चेंजेज आए, जो फिर उसमें भी मिलिट्री जुंटा हम लोग बोलते हैं जो रूल करते हैं। फिर नया मिलिट्री जुंटा जब आया तो भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हुए। लेकिन भारत वहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, सबसे पहले पाकिस्तान में तो बाद में किया। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक 2016 से पहले 2015 या 14 में ही उसने म्यांमार में भी उत्तर पूर्वी आतंकवादियों को धरपकड़ के लिए अटैक किया, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक किया मतलब, और काफ़ी संख्या में मारे गए थे। बाद में म्यांमार ने भारत को कुछ आतंकवादी वगैरह सौंपे भी। अब सवाल ये है कि हुन्नान प्रांत, हुन्नान मतलब चीन का जो सदर्न जो प्रोविंस है हुन्नान, वो म्यांमार की बॉर्डर से लगता है, ठीक है। और वो अरुणाचल में भी आतंकवाद को जो घुसपैठ होती है, जो वहाँ से एंट्री करवाई जाती है डिस्टर्ब करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो इंडिया के हैं। तो क्या आपको लगता ऐसा नहीं है कि भारत को जो वहाँ जैसे अभी उल्फा तो अब ख़त्म हो गया, उल्फा की एक समय बहुत गतिविधि थी, लेकिन फिर भी उसके जो टॉप कमांडर वगैरह थे पकड़े नहीं गए, बांग्लादेश में कुछ समय तक छिपे रहे। फिर हुन्नान, मतलब हुन्नान एक हॉटबेड बना है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। भारत के जो आतंकवादी हैं, चूँकि म्यांमार अब सख्ती कर रहा है तो म्यांमार में उनके छिपने की जगह नहीं है। उनको लगता है अगर मैं जाऊंगा तो पकड़ के इंडिया को दे देंगे। तो हुन्नान एक हॉटबेड बन गया है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए जो है आपको जो POK है वहाँ पर जैसे लॉन्चिंग पैड वगैरह है, तो हुन्नान बना। तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया को सर्जिकल स्ट्राइक हुन्नान में करना चाहिए? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो कोशिश आपको करूंगी फैक्ट्स सर इस